को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातों को आप समझ लीजिए। सरफेस टेंशन क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि कभी कभी वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टी होती है किसी ग्लास सरफेस में, अगर हम वाटर को डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि जो वाटर है उस ग्लास सरफेस में फैल जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि उसी ग्लास सरफेस पर हम थोड़ा सा लुब्रिकेंट यूज कर लें, तो लुब्रिकेंट क्या करता है? लुब्रिकेंट डार्क होता है, डार्क करने से सरफेस पे एक लेयर जनरेट करता है। अगर अब वहां पर आप वाटर को डालेंगे तो वाटर छोटी छोटी ड्रॉप्स बना लेता है। इसका मतलब यह है कि वाटर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिससे वो गिवन वॉल्यूम पर अपनी एरिया को मिनिमाइज कर देता है। क्या कर देता है? मिनिमाइज कर देता है। मतलब लिक्विड सरफेस की एक प्रॉपर्टी है कि वो गिवन वॉल्यूम पर अपने एरिया को क्या कर देता है? मिनिमाइज कर देता है। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो हम सरफेस टेंशन को समझने से पहले दो डेफिनेशंस को अच्छे से जान लें। जैसे अगर हम आपसे कहें कि जो हमारे पास पार्टिकल है, किसी सब्सटेंस के पार्टिकल है, सब्सटेंस एक जैसा है, एक जैसे का सेंस ये होता है, मैंने आपसे कहा कि वाटर है। अब वाटर के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो अगर मैं कहूं कि लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उनका मतलब ये हुआ कि उसके बीच कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स होता क्या बच्चा? कोहेसिव फोर्स होता है जो एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगे। तो वह कौन सा फोर्स? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। बेटा सब्सटेंस नहीं बदलना चाहिए। सब्सटेंस का मतलब यह है कि अगर आपने मरकरी कहा है तो मरकरी के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो आपस में जब अट्रैक्ट होंगे तो उस फोर्स का नाम क्या हो जाता है? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब यह हुआ कि एक सब्सटेंस के पास मान लीजिए कि 10 पार्टिकल हैं, तो सारे 10 पार्टिकल क्या करेंगे? एक दूसरे से अट्रैक्ट रहेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में रहेंगे। तो उस फोर्स का नाम क्या दे दिया जाता है? कोहेसिव फोर्स दे देते हैं। तो कोहेसिव फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल हो वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। उस अट्रैक्शन को हम लोग कोहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। फिर बच्चा यहां पर दूसरा फोर्स आपके पास आता है एडहेसिव फोर्स। अब एडहेसिव फोर्स क्या होता है? अब जैसे आपने कहा H2O, जैसे मैंने वाटर में का फॉर्मूला कहा H2O, इसका मतलब ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल हैं। तो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेम सब्सटेंस तो नहीं है? ये कैसा सब्सटेंस हो गया? डिफरेंट सब्सटेंस हो गए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो, लेकिन किसके हो? मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब यहां डेफिनेशन बन जाती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल जब आपस में अट्रैक्ट हो तो उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे अभी आपने देखा, इस मार्कर से मैंने बोर्ड पे लिखा और यहां पर इंक प्रिंट हो गई। इसका मतलब है कि इस मार्कर और इस इंक और इस बोर्ड के बीच में एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स। मतलब ये बोर्ड अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ला रहे हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? एडहेसिव फोर्स देते हैं। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, सेम मॉलिक्यूल्स में सेम सब्सटेंस रहते हैं, तो उसका नाम कोहेसिव हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन डिफरेंट सब्सटेंस हो, तो उसको हम कह देते हैं एडहेसिव फोर्स। क्या नाम देते हैं? एडहेसिव फोर्स। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब हम लोग कि ग्लास में वाटर को भरते हैं
तो जब वाटर जो होता है वो ग्लास की सरफेस से चिपक जाता है, ग्लास की सरफेस से चिपक जाता है। आप लेयर को गौर से देखेंगे तो उसका जो बीच वाला लेयर होगा, मिड लेयर होगी, वो हल्की सी नीचे की तरफ प्रेस रहती है और साइड वाली जो वॉल होती है वो थोड़ा सा ग्लास की सरफेस से चिपकी रहती है, मतलब कुछ ऊपर की तरफ रहती है। इसका मतलब हुआ कि ग्लास की सरफेस और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स। तो सेम मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के बीच लगे, कोहेसिव। मॉलिक्यूल्स सेम है लेकिन सब्सटेंस डिफरेंट हो गए तो उसका हमने क्या नाम दे दिया? एडहेसिव। लेकिन बेटा इन दोनों के बीच में एक रेंज और होती है थर्ड, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। क्या नाम देते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर रेंज। अब मॉलिक्यूलर रेंज होती कितनी है? तो रेंज होती है 10⁻⁹ मीटर। मतलब ये माना जाता है कि 10⁻⁹ मीटर का आप सेपरेशन रखेंगे, मॉलिक्यूल सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो हमेशा अट्रैक्ट ही होंगे। क्या? किस डिस्टेंस पर? 10⁻⁹ मीटर। इसी का नाम दे दिया जाता है मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब है कि अगर डिफरेंट सब्सटेंस भी हैं लेकिन उनका सेपरेशन 10⁻⁹ मीटर या उससे कम है तो वो बेटा हमेशा अट्रैक्ट ही होंगे, वो कभी रिपल्स नहीं होंगे। उस रेंज को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल किस रेंज में? जिस रेंज में होते हैं उसी रेंज को हम क्या नाम दे देते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज देते हैं। तो मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब एक ऐसी रेंज है, मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस की भी हो सकते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन बना रहे, किस रेंज तक बना रहता है? 10⁻⁹ मीटर तक। उसको हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज देते हैं। क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज देते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक बात कि कोहेसिव क्या है? अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में सेम सब्सटेंस में। एडहेसिव क्या है? अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट सब्सटेंस में। मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? वो रेंज है जिसमें अट्रैक्शन होगा ही होगा, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, लेकिन उसकी एक इंडिविजुअल रेंज होगी। उस रेंज का नाम कितना है? नाम है मॉलिक्यूलर रेंज। और रेंज है कितनी? 10⁻⁹ मीटर। कभी भी आपसे पेपर में पूछ ले वो रेंज कितनी है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही होता है, चाहे वो कोहेसिव हो एडहेसिव हो, तो रेंज होती है बच्चा 10⁻⁹ मीटर, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। अब इसी बात को समझने के लिए अब सरफेस टेंशन को समझिए। अब सरफेस टेंशन नाम से ही है सरफेस का खिंचाव। सरफेस आप जानते हैं, जैसे ये सरफेस है हमारी, टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। सरफेस का खिंचाव जो होता है उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे कभी आपने देखा है कि जहां पर गंदा पानी या पानी बहुत देर तक रुका रहता है तो वहां पर मच्छर बैठते हैं, और आपने मच्छरों को देखा होगा कि जब मच्छर वहां बैठते हैं तो वो पानी की सरफेस पे आसानी से बैठ जाते हैं। आसानी से बैठ जाते हैं क्यों? वो क्या करते हैं, जितने एरिया पे बैठते हैं वहां का वाटर का सरफेस कुछ कंप्रेस हो जाता है, कुछ दब जाता है, कुछ इस शेप में आ जाता है। इस शेप का सेंस ये है कि मान लो कुछ ऐसा शेप बन गया। अब ऐसा शेप बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स यहां से नीचे आ रहा है और एक फोर्स यहां से नीचे आ गया, लेकिन एक फोर्स कोई ना कोई ऐसा भी तो होगा जिसकी डायरेक्शन कहां जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। इसीलिए उससे बचने के लिए क्या कर देते हैं? केरोसिन का छिड़काव कर देते हैं, केरोसिन डाल देते हैं। अब केरोसिन क्यों डाल देते हैं भाई? वाटर और केरोसिन में क्या डिफरेंस है हुआ? तो केरोसिन का जो सरफेस टेंशन होता है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होता है। तो सरफेस टेंशन कम होने से क्या रीजन है? जब केरोसिन का सरफेस टेंशन वाटर से कम होगा तो जैसे उसमें मॉस्किटो बैठेगा तो वो अपने वेट की वजह से कहां? नीचे की तरफ बैठ जाएगा, सिंक हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि केरोसिन का सरफेस टेंशन वाटर के सरफेस टेंशन से कम है, इस वजह से वो नीचे बैठ जाता है। इसीलिए उस प्लेस पर फिर मच्छर नहीं बैठते हैं, क्योंकि मच्छर अपने वेट की वजह से कहां चले जाते हैं? नीचे। तो सरफेस टेंशन का सेंस ये हुआ कि अगर हम आपसे कहते हैं कि एक कंटेनर ले लें और इस कंटेनर में हमारे पास बच्चा यहां पर एक लिक्विड फिल कर देते हैं और उस लिक्विड की 2-3 स्टेजेस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक सरफेस पे एक पॉइंट ए दे रखा है हमारे पास और एक बेटा पॉइंट हमको क्या दे रखा है? बी दे रखा है।
सोच के देखिए, आपको पता चलेगा कि ए और बी में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कहां है। ए और बी में अगर हम आपसे कहें कि सबसे ज्यादा सरफेस में एनर्जी कहां है, तो शायद आपको लगता होगा कि ए पॉइंट में नीचे की तरफ वाटर है लेकिन ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। लेकिन अगर बी पॉइंट को देखो तो बी पॉइंट जस्ट नीचे की तरफ है, मतलब उसके ऊपर भी वाटर है, उसके साइड में भी वाटर है, सब तरफ पानी भरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट पर एनर्जी अलग होगी और बी पॉइंट पर एनर्जी अलग होगी। तब ए पॉइंट पर एनर्जी अलग है और बी पॉइंट पर एनर्जी अलग है, तो एनर्जी कैसे निकालें? तो सरफेस टेंशन का मतलब हुआ कि इस सरफेस के बीच में एक अपैरेंट लेयर बना लीजिए। ये मैंने यहां पर एक फिल्म बना दी। फिल्म का सेंस होता है एक अपैरेंट लेयर बनाना, तो मैंने यहां पर बच्चा एक लेयर क्रिएट कर दी। अब इस लेयर में अगर हम आपसे कहें कि फोर्स कहां लगेगा, तो फोर्स लगने का सेंस ये हुआ कि या तो इस लेयर पे फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, या तो वाटर इस लेयर पे फोर्स किधर लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा। तो अगर हम आपसे सरफेस टेंशन इसका पूछे, जिसका सिंबल टी होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। मतलब इस लेयर पे कितना फोर्स है, इस लेयर पे कितना फोर्स अगर मैं बोलूं तो आप कह सकते हैं T इंटू एल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोर्स ऑन दिस लेयर, इस लेयर पे फोर्स कितना है, तो आप कहोगे फोर्स इक्वल सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। कितना फोर्स है? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। और सरफेस टेंशन से लिक्विड का जो भी होगा वो फिक्स होगा। आप सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो सरफेस टेंशन बना क्या? अब इस पे फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। इस पे फोर्स किधर होगा? एक फोर्स बेटा ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और एक फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो ये कैसे फोर्स है? ये अपैरेंट फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है। मतलब एक हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, जब हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो मैथमेटिक्स में बेसिक एक बात बताई जाती है कि जो स्फेयर होता है, स्फेयर के पास गिवन वॉल्यूम पे जो भी वॉल्यूम दिया जाए उसको, उस समय उसका एरिया सबसे कम होता है। मतलब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के पास एक टेंडेंसी होती है कि गिवन वॉल्यूम में अपने एरिया को मिनिमाइज करने की, कम से कम करने की एक प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, वो अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, ज्यादा नहीं करना चाहता, वो हमेशा सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो सरफेस एरिया कम कैसे करोगे? अब कम करने के लिए या तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम हो जाए, अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम हो जाएगी तो उसका सरफेस एरिया ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो अगर इस सरफेस में मैं तुमसे कहूं एक अपैरेंट लेयर बना दूं, आप अपैरेंट लेयर कहीं भी बना सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे आप यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते थे कि मैंने यहां पर लिक्विड की सरफेस ली, उस लिक्विड के सरफेस में यहां पर लिक्विड फिल है और यहां पर एक आपने लेयर ले ली, ये कोई आपने अपैरेंट लेयर क्रिएट कर दी। तो इस अपैरेंट लेयर में फोर्स कितना आ रहा है? फोर्स कह रहा कुछ फोर्स इधर भी जा सकता है, कुछ फोर्स इधर भी जा सकता है। तो कह रहा इस अपैरेंट लेयर की लेंथ कितनी है? L। तो अगर इसका सरफेस टेंशन आपसे पूछेगा तो सरफेस टेंशन का सिंबल हो गया T, और T कितना हो गया? फोर्स अपॉन लेंथ। T कितना बन गया? फोर्स अपॉन लेंथ। मतलब मैं इस लेयर पे आपसे फोर्स पूछूंगा तो तुम क्या करोगे? सरफेस टेंशन में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वहां का फोर्स मिल जाएगा। यही है डेफिनेशन सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस का खिंचाव कितना है, सरफेस पे फोर्स कितना लग रहा है, उसी को बेटा हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। इतनी बात ठीक है? फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि डायरेक्शन कहां पे होगी, तो डायरेक्शन के लिए आप सिंपल सा लॉजिक यूज करें। क्या लॉजिक यूज करें? along the surface and perpendicular to thin film, along the surface and perpendicular to thin film। thin film का मतलब है जो आप लेयर बना रहे हैं, जो आप क्या बना रहे हैं? लेयर बना रहे हैं। तो अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछता है तो आप कहना along the surface
along the surface and perpendicular to इस लाइन, जो भी लाइन आप ले रहे हो या थिन फिल्म जो ले रहे हो, जो क्रिएट कर रहे हो, उसके परपेंडिकुलर along the surface, सरफेस के साथ और लाइन के परपेंडिकुलर, सरफेस के साथ और लाइन के परपेंडिकुलर। तो सरफेस टेंशन क्या बना? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब एक बात यहां ही बता दो कि आपने जो सरफेस ए लिखी थी और आपने जो सरफेस बी लिखी, तो किस सरफेस पे एनर्जी ज्यादा होगी? तो जिस सरफेस पे एनर्जी कहां ज्यादा होगी? जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूल्स कहां ज्यादा है? बी पर। कहां पर कम है? ए पर। इसका मतलब बी पर मॉलिक्यूलर एनर्जी ज्यादा है और ए पर मॉलिक्यूलर एनर्जी कम है। अब ए पर कम क्यों है? क्योंकि ए ने अपने सरफेस को क्या कर दिया है? मिनिमाइज कर दिया है, छोटा कर दिया है, कम कर दिया है। तो कम किया तो किसकी वजह से किया? सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से। तो सरफेस टेंशन ने कितना फोर्स लगाया? तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। कितना फोर्स लगाया? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इसकी एक यूनिट और होती है बेटा, आगे पढ़ोगे, जूल पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक यूनिट और होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर। आप डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 और लेंथ की होती है l। तो बताओ कितनी डायमेंशन बन जाएगी? mt-2। क्या डायमेंशन बनेगी? mt-2 बनेगी। तो हम समझे बात को। जैसे हमारे पास एक लिक्विड की सरफेस है, आप इस बात को ऐसे प्रैक्टिकल में कह सकते हो, जैसे आपने एक बाल्टी में पानी भरा, उस बाल्टी में पानी भरने के बाद किसी भी ऑपरेटर्स को आप एक पेन ले लीजिए, उस पेन को अब लिक्विड की सरफेस पे डाल दीजिए हॉरिजेंटली। जब आप हॉरिजेंटली ऐसे डालेंगे तो आपने गौर किया होगा एक ऐसा फोर्स भी तो लग रहा होगा जो उस पेन की सरफेस को कंप्रेस कर रहा होगा, दबा रहा होगा, लेकिन वो फोर्स आपको दिखाई तो नहीं देगा। तो वो फोर्स कहां जा रहा है? वो कैसे लग रहा है? सरफेस के अलोंग, सरफेस के अलोंग, लेकिन लाइन के परपेंडिकुलर। आपने ऐसे रखा तो फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या बन गई? सरफेस टेंशन की, सरफेस के अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर। आप ऐसे रखेंगे तो सरफेस के अलोंग इस डायरेक्शन में और लाइन के परपेंडिकुलर। आप कहीं देख लें, सरफेस के अलोंग लाइन के परपेंडिकुलर, सरफेस के अलोंग लाइन के परपेंडिकुलर। तो सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ है। अगर हम आपसे कहें कि लिक्विड में कितना फोर्स है उसके सरफेस टेंशन की वजह से, तो आप कहेंगे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। कुल मिलाकर सरफेस टेंशन एक बच्चा कांस्टेंट क्वांटिटी है जो लिक्विड के पास होती है या वाटर के पास होती है या किसी अदर फ्लूइड के पास भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लिक्विड क्या कर रहा है? वो लिक्विड अपने सरफेस को मिनिमाइज कर रहा है। जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल देखा होगा बबल बनाने की प्रक्रिया, आप देखा मेला वगैरह में एक मिलता है, उसमें आप डिप करते हैं, बार बार डिप करने के बाद बबल बनाते हैं उससे। तो लिक्विड सरफेस में तो लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, आप उसको क्या करते हो? अंदर डिप करते हो। तो डिप करने से क्या होता है? उस सरफेस पे एक अपैरेंट फोर्स जनरेट हो जाता है सरफेस टेंशन की वजह से। वो कितना फोर्स था? सरफेस टेंशन उसी लिक्विड का इनटू बच्चा उसकी लेंथ, जिसके आप एयर बबल बनाते हैं। अब एयर बबल के पास कितनी एनर्जी होती है वो हम लोग मॉलिक्यूलर एनर्जी में पढ़ेंगे। तो सरफेस टेंशन डिपेंड किस पे करता है? आपसे पूछ सकता है कि भाई सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? तो बेटा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अब समस्या ये है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो भाई मेरे साथ क्या सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? हमने क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो कहा बताओ सरफेस टेंशन क्या होगा? तो बेटा डिक्रीज होता है। क्या होता है? कैसे? अब कैसे डिक्रीज होता है? आपने टेम्परेचर को बढ़ाया और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया, वो कैसे? तो याद करो, अगर आपको केमिस्ट्री की लॉजिक की बात याद हो, जब हमको पढ़ाया जाता था थर्मोडायनेमिक्स में शायद आपने प्रोसेस सुने होंगे कि हीट ट्रांसफर के कुछ प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
अगर आपने रेडिएशन सुना होगा तो उसमें पढ़ाया जाता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है वो बेटा 3/2 kT होती है। के बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है जो फिक्स होता है, और टी क्या है, ये टी जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस में नहीं होगा, वो केल्विन में होगा। और डिग्री सेल्सियस वो केल्विन कैसे बनाते हैं, 273.15 को ऐड करके, या जनरल लोग 273 को ऐड करके बना लेते हैं। अच्छा, अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सरफेस टेंशन क्यों कम हुआ, कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गौर करो एनर्जी बढ़ रही है। अब ये एनर्जी होती कौन सी है बेटा, ये एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया उस मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। जैसे इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो रैंडमली भागेगा, मूव करेगा। अब रैंडमली अगर भागेगा तो उस समय क्या होगा, ये जो कोहेसिव फोर्स है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो सरफेस टेंशन भी घट जाता है। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जब बच्चा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो लिक्विड का इंटर एटॉमिक फोर्स कम हो जाता है, मतलब कोहेसिव फोर्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर कोहेसिव फोर्स घट जाएगा इसका मतलब है कि उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू भी घट जाएगी। जैसे कभी आपने देखा है कि हम लोग पानी में, अगर हम लोग सीधे पानी में कपड़े को डालें और डालने के बाद उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं तो मैल नहीं छूटता है। लेकिन जैसे उसमें निरमा डाल दो और निरमा डालने के बाद जब आप रब करते हो तो वो साफ हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या वाटर, क्या अकेले वाटर से नहीं किया जा सकता था? तो वाटर का सरफेस टेंशन तो था लेकिन ज्यादा था। जैसे ही आपने उसमें डिटर्जेंट मिलाया, डिटर्जेंट मिलाने से उसका सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज हो गई, सरफेस टेंशन घट गया। अब सरफेस टेंशन अगर घट जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस टेंशन घट जाएगा तो उसमें जो आपका फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसीलिए वो इजीली साफ हो जाता है। मतलब किसी भी लिक्विड में अगर हम डिटर्जेंट मिलाते हैं तो डिटर्जेंट मिलाने से उस सरफेस का सरफेस टेंशन कभी बढ़ता नहीं है, वो हमेशा क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए कहीं पर पानी भरा होता है तो मच्छरों को मारने के लिए उसमें केरोसिन मिलाते हैं, क्योंकि केरोसिन के मिलाने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वहां पर उस प्लेस पे मच्छर बैठते भी हैं तो सिंक कर जाते हैं नीचे की तरफ, इसीलिए वहां पर मच्छर हट जाते हैं। तो कुल मिलाकर सरफेस टेंशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने एक समझा, पहले तो डिटर्जेंट मिला लेते हैं, डिटर्जेंट मिलाएंगे सरफेस टेंशन घट जाएगा, या उसमें केरोसिन मिला ले या ऑयल मिला ले, ये सब भी क्या करते हैं, सरफेस टेंशन की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं। तीसरा प्रोसेस क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ा दोगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स कम हो गया, मतलब जो दो पार्टिकल बंधे थे आपस में वो बच्चा वीक हो जाएंगे, तभी तो मॉलिक्यूल भागेंगे। अगर वो वीक हो जाएगा तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा, इसका मतलब है कि वो क्या करना चाहता है, अपने एरिया को कम करना चाहता है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो क्या कोई ऐसी स्टेज भी बनी है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, ये घटता जाए? कोई ऐसी स्टेज जब ये बढ़ते बढ़ते एकदम बहुत ज्यादा हो जाए और ये बच्चा जीरो हो जाए? तो हाँ, एक ऐसा केस भी होता है। अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे, तो उस समय सरफेस टेंशन कैसा हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सरफेस लें, उस सरफेस में आप एग्जांपल करने के लिए आप एक पतली सी लकड़ी ले लें या कोई पेन ले लें प्लास्टिक का, उस सरफेस पर डाल दें तो आप देखेंगे वो सरफेस में ऐसे पड़ा रहेगा। सरफेस उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है, दबाता है, छोटा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है क्योंकि वो उसका शेप बड़ा होता है। अब आप जैसे सरफेस में डालेंगे तो मैंने कहा डायरेक्शन बताओ, तो आपने कहा अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर, अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर, किसके, लाइन के।
लाइन का मतलब जो फिल्म बनाई है आपने, जो सरफेस बनाया है, along द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू फिल्म। इसी को कहते हैं कि जो लिक्विड होता है वो गिवन वॉल्यूम में अपने सरफेस एरिया को सबसे कम करता है, मिनिमाइज करता है, और ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, स्फेयर में पाई जाती है। इसलिए हम लोग जनरल केस में सबसे ज्यादा स्फेयर को यूज करते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ है। फोर्स, अगर आपको फोर्स पूछे कैसे निकालोगे, तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ।